आज हमारा जो टॉपिक है एमए फोर्थ सेमेस्टर में जो फॉरेन पॉलिसी है मेजर पावर्स, उसके अंतर्गत यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अवलोकन, एन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आफ्टर 1945। तो हम आप देखें 1945 के बाद यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर वो कौन सी घटनाएं, वो कौन से मुद्दे यानी उद्घटित हुए, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम आप देखें कि जो पहला प्रभाव देखा गया 1945 के बाद वो था यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन तमाम यूरोपीय राष्ट्रों की तूती बोलती थी। पूरी दुनिया में इनके साम्राज्य थे, इनके उपनिवेश थे और अफ्रीका और एशिया महाद्वीप और लैटिन अमेरिका के तमाम देशों को ये गुलाम बनाए हुए थे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी आफ्टर 1945 हम आप देखें कि जो यूरोपीय प्रभाव है इसका अंत हो गया और नई महाशक्तियां अमेरिका, यूएसए और रसिया, यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ के रूप में ये हमारे सामने प्रगटित हुई। तो इस तरह आप देखें कि 1945 के बाद जो बड़ा हिरास हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो था यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। क्लियर? यानी यूरोप के जो देश थे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, ये इन सब के उपनिवेश छिन गए, है ना। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की लहर उठी पूरी दुनिया में और उसके बाद इनका स्थान जो है अमेरिका और यूएसएसआर ने ले लिया। दूसरा, परमाणु युग का सूत्रपात हो गया। आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने बाकायदे परमाणु बमों का प्रयोग जो है हिरोशिमा और नागासाकी यानी जापान में किया और उसके बाद आप देखें 1945 तक जहां यूएसए परमाणु बम से लैस हो गया था, वहीं 1945 तक आप देखें 1949 या 1954 यहाँ पर आप देखें कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ था उसने भी परमाणु शक्ति को हासिल कर लिया। तो आप देखें कि 1945 के बाद जो दूसरी परिघटना है वो है परमाणु युग का सूत्रपात हो गया और दुनिया के तमाम देश और जो महाशक्ति के रूप में थे उनमें परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल करने की होड़ लग गई। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि करीबन 60 देश जो है वो परमाणु टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनके पास परमाणु बम है। नेक्स्ट हम आप देखें, तीसरा पॉइंट है कि एशिया और अफ्रीका में जागरण शुरू हो गया। जब आप देखें यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ तो 1945 के बाद वो देश जो कि एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों को गुलाम बनाए हुए थे, ब्रिटेन और फ्रांस, उनकी खुद की शक्ति बहुत क्षीण हो गई, जिसकी वजह से आप देखें और इधर एशिया और अफ्रीका में जागरण शुरू हो गया। उन देशों में जहां इनके उपनिवेश थे उन्होंने बाकायदे अपने आज़ादी के लिए संघर्ष छेड़ दिया। जैसे हम आप देखें कि अपने देश भारत ने भी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी पा ली। उधर आप देखें फिलिस्तीन में, वहाँ अफ्रीका के तमाम देशों में भी जो है स्वतंत्रता की लहर आ गई। तो इस तरह आप देखें कि एशिया और अफ्रीका में जागरण शुरू हुआ, वहाँ लोकतंत्र की बयार बहने लगी और साथ ही साथ स्वतंत्र रूप से वो अपनी आंतरिक और विदेश नीति का संचालन करने लगे। नेक्स्ट आप देखें इसी के साथ चौथा जो पॉइंट है कि संप्रभु राज्यों में वृद्धि हुई। अब आप देखें कि उससे पहले जो संप्रभुता थी वो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी यानी पश्चिमी यूरोप के यहाँ गिरवी रखी हुई थी और जब ये स्वतंत्र हो गए एशिया और अफ्रीका के देश तो स्वतंत्रता के बाद वो संप्रभु हो गए। कैसे हो गए? यानी संप्रभु राज्यों में वृद्धि हुई। अब वो खुद डिसीजन ले सकते थे।
अब वो स्वयं निर्णय ले सकते थे विदेश नीति को लेकर और अपनी आंतरिक नीति को लेकर। तो चौथा जो पॉइंट हम लोगों ने देखा कि 1945 के बाद संप्रभु राज्यों की वृद्धि हुई। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, है ना, यहाँ अनेक देश जो है वो आजाद हो गए। कनाडा आजाद हुआ। कनाडा कहाँ है? हालांकि वो उत्तरी अमेरिका में ही आ रहा है और ब्रिटेन का उस पर कब्जा था। ऑस्ट्रेलिया आजाद हो गया और इसके अलावा आप देखें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश आजाद हो गए और आजाद होने के साथ वो कैसे हो गए? संप्रभु राष्ट्र हो गए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि साम्यवाद का प्रसार हुआ। पांचवा पॉइंट, सोवियत संघ में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवाद का उदय हुआ। साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे विश्व में अपना प्रसार चाहती है। चूंकि साम्यवाद का अर्थ यह है कि बाकायदे मजदूरों, किसानों, इनका शासन होना। तो आप देखें सोवियत संघ ने जब साम्यवाद स्थापित हो गया 1945 के पहले ही स्थापित हो गया था। अब इसका क्या था कि सोवियत संघ ने अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवाद फैल गया। इस विचारधारा के आधार पर राष्ट्र गठित हो गए और इसके अलावा आप देखें एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में भी साम्यवाद का प्रभाव देखा गया। तो आप देखें साम्यवादी विचारधारा जिसके जनक कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन ने उसकी शुरुआत बाकायदे सोवियत संघ से की थी और बाद में 1949 में आप देखते हैं कि चाइना भी एक साम्यवादी राष्ट्र बन गया जो आज तक है। तो इस तरह से आप देखें कि 1945 के बाद साम्यवाद का प्रसार हुआ। पूंजीवादी राष्ट्रों ने बहुत कोशिश की कि ये साम्यवाद का प्रसार न हो, इसके लिए इन्होंने सैन्य गुटबंदियां शुरू कर दी। जो छठा पॉइंट है, बाकायदे पूंजीवादी राष्ट्रों ने अमेरिका के नेतृत्व में बाकायदे नाटो, सीटो, सेंटो ये तमाम संगठन बनाए। इनका उद्देश्य यही था कि साम्यवाद का प्रसार रोका जा सके। अमेरिका ने अनेक यूरोप के राष्ट्रों को, लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों को, एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को अनेक प्रकार से सहायता, आर्थिक सहायता देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप देखें कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए बाकायदे सैनिक गुटबंदियां होने लगी। उधर सोवियत संघ ने भी नाटो, सीटो, सेंटो इनके जवाब में वर्साय पैक्ट नामक जो है वो संधि कर ली। आपसे पूछा जाए कि वर्साय पैक्ट किसने बनाया था, तो साम्यवादी राष्ट्र जो सोवियत संघ है उसके नेतृत्व में बना था। और नाटो, सीटो, सेंटो इनका जनक कौन था? अमेरिका था और पश्चिमी यूरोप के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आप देखें, सातवां पॉइंट यह है, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे शुरू हुआ तो आप देखें दोनों महाशक्तियों के बीच में जो अविश्वास था उसकी परिणति जो है वो शीत युद्ध के रूप में हुई। शीत युद्ध से अभिप्राय है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक युद्ध, मानसिक युद्ध। और इसके अंतर्गत आप देखें इन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से, बुलेटिन के माध्यम से एक दूसरे पर छींटाकशी करना, एक दूसरे को चुनौती देना, ये काम शुरू कर दिए। और इस तरह से आप देखें एक परोक्ष युद्ध जिसको नाम दिया जाता है शीत युद्ध। शीत युद्ध किनके बीच हुआ? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और साथ ही साथ इसके अम्ब्रेला के नीचे दोनों महाशक्तियों के छाते के नीचे दो राष्ट्र आते थे, उनके बीच भी एक तरह से शीत युद्ध की बना स्थिति तैयार हो गई। नेक्स्ट आप देखें अगला पॉइंट जो 8वां है कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हो गया। अब आप देखें चूंकि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश स्वतंत्र हो गए तो जाहिर है कि वहां से साम्राज्यवाद की
और उपनिवेशवाद की विदाई हो गई, यानी उसका अंत हो गया, है ना। जो पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जो राजनीतिक साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद था, उसका अंत हो गया पूरी तरह। ठीक है, अब आगे आप देखें कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति शुरू हो गई। हम आपने देखा कि जहां महाशक्तियों ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति बहुत तेजी के साथ की, वहीं जो भी 9 स्वाधीन राष्ट्र बने, जो संप्रभु राष्ट्र बने, इन संप्रभु राष्ट्रों ने भी अपनी नीतियां इस तरह बनानी शुरू कर दी और वो भी वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के रास्ते पर चल रहे। अगर हम एक उदाहरण अपने देश भारत का ही ले लें तो आप देखें कि भारत में किस प्रकार से आप देखें तमाम कल कारखाने, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला प्लांट, ये सब शुरू हुए। यानी वो देश जहाँ पर छोटी छोटी चीजें नहीं बनती थी, अब भाई जो है मेगा चीजें बनने लगी। इसके अलावा आप देखें परमाणु केंद्र बने, इसरो बना, है ना, तमाम तरह के जो वैज्ञानिक सेंटर भी शुरू हो गए। तो ये ना केवल भारत में, जितने भी संप्रभु राज जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, तमाम यानी पश्चिमी यूरोप के देशों से जो स्वतंत्र हुए थे, संप्रभु बने थे, उन सभी में आप देखें वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति शुरू हो गई। क्लियर। आगे हम आप देखें कि तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व। किसी विद्वान ने कहा कि दुनिया में 3 विश्व हैं, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में पूंजीवादी राष्ट्र आते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। सेकंड वर्ल्ड में आते हैं आपके साम्यवादी राष्ट्र। सेकंड वर्ल्ड में कौन से राष्ट्र आते हैं? साम्यवादी राष्ट्र, जिनकी विचारधारा साम्यवाद पर आधारित है। और फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं पूंजीवादी राष्ट्र, और थर्ड वर्ल्ड में आते हैं विकासशील, अर्ध विकसित, है ना, राष्ट्र जैसे भारत और तमाम वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश जो अभी विकसित नहीं है, विकास की दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम तीसरे विश्व के रूप में जानते हैं। थर्ड वर्ल्ड में कौन से देश आते हैं? विकासशील, अर्ध विकसित देश आते हैं। तो तीसरे विश्व का बढ़ता हुआ महत्व, है ना। थर्ड वर्ल्ड अब चुप रहने वाला नहीं था, उसने तमाम आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखना शुरू कर दिया और दुनिया के जो विविध प्लेटफॉर्म थे, चाहे यूएनओ रहा हो या WTO रहा हो, यहाँ पर बाकायदे अपनी मांग शुरू कर दी। नेक्स्ट आप देखें, नौ उपनिवेशवाद का शुरुआत हो गई। ये नौ उपनिवेशवाद क्या था, यानी या नौ साम्राज्यवाद क्या था? आप देखें, जो साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद है, 1945 के पहले तक वो राजनीतिक था। कैसा था? पॉलिटिकल था। अब इन्होंने क्या किया कि इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने, उपनिवेशवादी राष्ट्रों ने अब अपना मुखौटा बदल दिया, अपना फेस चेंज कर दिया। अब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंतर्गत वो गोला बारूद हथियार लेकर के आक्रमण करते थे, फिर किसी देश को अपना गुलाम बनाते थे। अब उन्होंने ये रास्ता बंद किया। अब इसकी जगह इन्होंने क्या किया कि उनके जो बहुराष्ट्रीय निगम है, बहुराष्ट्रीय निगम, वे निगम, वो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो दुनिया के तमाम देशों में व्यापार करते हैं, उनको आगे बढ़ाए कि अब आप जो है विकासशील राष्ट्रों में, थर्ड वर्ल्ड में जाकर वहाँ बिजनेस करिए और अधिक से अधिक वहाँ का पैसा विकसित राष्ट्रों में पहुँचाइए। तो ये था नौ उपनिवेशवाद। तो ये था आर्थिक साम्राज्यवाद या आर्थिक उपनिवेशवाद। और आप देखें, इसी का अगला चरण है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। इस समय हम लोग बहुत कुछ सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के भी शिकार हैं। आप देखें, आपकी जो यूनिफॉर्म इंडियन थी या इस्लामिक थी, अब वो नहीं रहे। अब आप बाकायदे जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उन्हीं के साथ तरीके से रहना, यानी उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को हमने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जीन्स, है ना, टी शर्ट,
ये चल रहा है सारा सब कुछ। अब वो सलवार सूट, ये गए जमाने की बात हो गई, कुछ लोग इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा आप देखें जो प्रगति और विकास का मॉडल है वो भी हम वेस्ट को अनुकरण करने लगे। रहना, खाना, सोना, है ना, खाने का बफे सिस्टम शुरू हो गया। अब बारातें लौट जाएंगी अगर आपने पत्तल में खिला दिया, यू नो दैट। तो आप देखें ओवरऑल जो नौ उपनिवेशवाद है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने प्रचार के माध्यम से हमारे बाजार को नियंत्रित कर लिया। जैसे एक उदाहरण ले लें आपके सामने कि सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक आप बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सुबह उठते ही जो आप कोलगेट, मंजन, क्लोजअप यूज करते हैं वो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके प्रोडक्ट को यूज। फिर आया नहाने की बारी, लक्स वगैरह, लाइफबॉय, तंदुरुस्ती का राज, है ना, वो सारा हम किसका यूज करते हैं, वो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट है ना। सुंदरता का राज, फेयर एंड लवली, वो भी हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट है। तो आप देखें इस तरह हमारे, और इन्होंने इतना गणित लगाया कि बाकायदे देखा कि गरीब लोग हमारा प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो अब इन्होंने सारी चीजें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए में शुरू कर दी, जिससे बिल्कुल जो गरीब तबका है वहां से भी पैसा निकाल कर अमेरिका में भेजा जा सके। तो क्लियर हुआ कि अब नौ उपनिवेशवाद में उन्हें गोला बारूद लेकर के नहीं आना, बल्कि कंपनियों को भेजना है आपके यहाँ, वो व्यापार करें और आपका पैसा जो है यहाँ से लेकर के उन देशों में पहुंचाए। क्लियर हुआ। तो सांस्कृतिक उपनिवेशवाद समझ में आ गया कि अब आप उनकी संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं। अगर आपने टीका लगा दी, या आपने चोटी रख ली, या आपने दाढ़ी रख ली, तो अब आप पिछड़े माने जाए, है ना। क्यों? माइंडसेट बदल दिया है टीवी के माध्यम से, है ना। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं कि आप अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से दूर हो गए, क्योंकि वो पिछड़ेपन की निशानी हो गई। चोटी अगर आप रखे हुए हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बैकवर्ड माने जाएंगे, या दाढ़ी है तो सब आतंकवादी दिखाई देते हैं। तो इन दैट केस आप देखें ये किसने दिया, ये कैसे दिमाग में भर दिया। ये सब जो पश्चिम है, पश्चिमी राष्ट्र, जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं, उन्होंने हमारे माइंडसेट को बदल दिया है। नेक्स्ट है उत्तर बनाम दक्षिण। आप देखें उत्तर माने विकसित राष्ट्र और दक्षिण माने विकासशील राष्ट्र, जिन्हें हम तीसरा विश्व कहते हैं, तीसरे विश्व के राष्ट्र। तीसरे विश्व के राष्ट्र यानी वो राष्ट्र जो विकासशील है। तो आप देखें अब उत्तर बनाम दक्षिण में एक संवाद, एक बहस शुरू हो गई कि आफ्टर ऑल पूरी दुनिया में जो संसाधन है वो हमारे पास ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारी हिस्सेदारी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, है ना। तो अब मांग होने लगी कि नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाए और उसके अंतर्गत जो तीसरे विश्व को भी, जो दक्षिण कहलाता है, तीसरा विश्व माने दक्षिण कहलाता है, दक्षिण के राष्ट्रों को भी व्यापार में बराबर से हिस्सेदारी दी जाए। नेक्स्ट आप देखें संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार। अगली विशेषता है 1945 के बाद कि संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को ये बना था। शुरुआत में इसमें 51 राष्ट्र थे और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र यूएनओ के मेंबर बन चुके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार होने लगा, इसके तमाम जो आनुषंगिक संगठन थे उनका विस्तार होने लगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये ट्रिमेंडस चेंज, अभूतपूर्व जो है वो परिवर्तन हुए कि जहां यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, एशिया और अफ्रीका का जागरण हुआ, संप्रभु राज्यों की वृद्धि हुई, साम्यवाद का प्रसार हुआ, सैनिक गुटबंदियां बनी, शीत युद्ध आगे बढ़ा, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का अंत हो गया, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति हुई। नेक्स्ट आप देखें तीसरे विश्व, जिसे हम विकासशील राष्ट्र बोलते हैं। तो इन विकासशील राष्ट्रों का महत्व बढ़ा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। 9 उपनिवेशवाद,
एक नए रूप में हमारे सामने आया और आप देखें उत्तर बनाम दक्षिण, उत्तर दक्षिण संवाद शुरू हो गया। नई अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्मों से होने लगी और अंत में जो अंतिम पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार हुआ। तो एमए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए और साथ ही साथ यूपीएससी और नेट के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें हम और ज़्यादा डेप्थ में इन्हें तैयारी करेंगे जिससे हमारी पकड़ हो सके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे।